काम आ रहा है आपको यूट्यूब वीडियो द्वारा। हाँ हाँ, इंटर सीए कल से स्टार्ट। चलो स्टार्ट करता है डिस्कशन फॉर टुडे। अभी तक लास्ट क्लास में गुडविल में हम लोग क्या किया था? वी जस्ट सो दैट गुडविल is of two types. One is purchased goodwill, another one is self generated goodwill. Self generated goodwill का कोई अकाउंटिंग नहीं होता, whereas purchased goodwill का हम लोग अकाउंटिंग करता है। ठीक है, goodwill is an intangible asset. goodwill is an intangible asset. इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, दिमाग में रखना, कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता, परचेज्ड गुडविल का अकाउंटिंग होता है। क्लियर है? अब परचेज्ड गुडविल उसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरस मेथड्स है। ठीक है, वी हैव सीन एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत सारा मेथड्स है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द गुडविल। एग्जांपल, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, टाइप ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस। तो ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इफेक्ट करता है। ठीक है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पॉइंट कोई भी बिजनेस के लिए वो आपके एट द एंड ऑफ द डे गुडविल को इंपैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये गुडविल कैलकुलेट जब भी हम लोग करते हैं, गुडविल इज calculated on the basis of past results. Goodwill is calculated on the basis of past results for the future benefits. ठीक है, आज प्रेजेंट में खड़ा होके हम लोग गुडविल वैल्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। अब लेकिन जब पास्ट रिजल्ट्स की जब अपन बात करते हैं, इट इज यस नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. We do not consider any abnormal activities of the business. If you will consider abnormal activities, it implies, जैसे कि सपोज पिछला 5 साल का प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है, थर्ड ईयर ऑफ द बिजनेस में आग लग गया था, उसकी वजह से आपको लॉस हुआ, एंड इफ यू कंसीडर दैट लॉस इन योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका मतलब आप एक एजम्पशन कर रहे हैं जिस दिन आपने गुडविल कैलकुलेट किया उसका नेक्स्ट ईयर आफ्टर 2 ईयर फिर से आग लगेगा। एवरी 2 ईयर के बाद आपके बिजनेस में आग लगेगा, ये आपका एजम्पशन होता है। दैट्स व्हाई वी इग्नोर all the abnormal activities of the business. Abnormal activities का मतलब होता है abnormal gains and abnormal losses of the business. ठीक है, if there was any abnormal losses, so we will just reverse the transaction, उसको वापस एड बैक कर देगा। और if कोई abnormal gain हुआ था तो उस गेन को हम लोग क्या करेगा, प्रॉफिट से हटा देगा, so that we comes to the correct profit, correct normal operating profit of the firm. ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी, अब एबनॉर्मल के एग्जांपल जो आपका डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस में नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल लिखा था लॉटरी, या फिर आप और एक एग्जांपल लिख सकते हो गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। यदि आपने फिक्स एसेट्स बेचा है, उसमें फायदा हुआ है, तो रेगुलर तो हम लोग एसेट सेल नहीं करता, तो उससे भी कोई गेन हुआ है, देन इट इज एन एबनॉर्मल गेन। देन एबनॉर्मल लॉसेस मतलब ऐसा लॉस या एक्सपेंस जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, उसको हम लोग एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बोलता है। तो एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक करना है और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना है। क्या ये करने के बाद मेरे को प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मिल जाएगा क्या जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए चाहिए? नहीं, इससे सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मिला है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन वी रिक्वायर्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। इट माइट बी पॉसिबल दैट सर्टेन ट्रांजेक्शन कोई पर्टिकुलर ईयर में एज ए एक्सपेंस आपको कंसिडर करना चाहिए था, बट आप छूट गया, वो भूल गए कंसिडर करना। और सर्टेन इनकम्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए थी बट आपने नहीं किया, एंड वो एक्सपेंस और इनकम क्या है आपका, रेकरिंग इन नेचर है, मतलब ऑपरेटिंग है, एवरी ईयर बिजनेस में होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देन हमने सर्टेन एग्जांपल्स देखा था कि 2-3 ट्रांजैक्शन मेजर होता है यहाँ पे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में
पर्टिकुलर ईयर में आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब ज्यादा दिखा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आती है। जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था क्लास 11 का लास्ट चैप्टर, वहां पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ऑन द डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड इनकम्स एंड गेन। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा है। इफ इनकम और गेन्स ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। एंड इफ क्लोजिंग स्टॉक आपने कम दिखा रखा है तो क्या होगा? प्रॉफिट भी कम होगा। सो क्लोजिंग स्टॉक हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। बट क्लोजिंग स्टॉक हैज अ इंपैक्ट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, बिकॉज करंट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड में आता है? डेबिट साइड। और डेबिट साइड में तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया था तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा होगा, और ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड में आता है। हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि सपोज मेरा ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेजेस 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा था 3,10,000 आफ्टर कंसिडरिंग सर्टेन ट्रांजेक्शन, जहां पे हमने सेल्स लिया था 8 लाख और क्लोजिंग स्टॉक को माना था 80,000। देन सेम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम लोगों ने ड्राफ्ट किया, जहां पे लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। फिर हमने वो सब कुछ ड्राफ्ट किया, एक्सपेंस, परचेज, सेल्स, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा था 4,40,000। अब देखो दो ही चीज है, इधर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। जिस ईयर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हो या कम करते हो, उस ईयर का प्रॉफिट तो हिट होता ही होता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही अमाउंट से नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी इंपैक्ट होता है। जैसे कि इफ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक एक पर्टिकुलर ईयर में बढ़ा दें, 80,000 की जगह में 1,00,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं, तो 20,000 से मैंने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? 20,000 से बढ़ जाएगा, इट विल बी 3,30,000। नेक्स्ट ईयर का मेरा ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक यानी डेबिट साइड बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नाउ माय प्रॉफिट विल बी 4,20,000। समझ में आया? यानी जब भी एग्जाम में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आएगा, इट विल हैव डुअल इंपैक्ट। उस ईयर में तो होगा जिस ईयर मिस्टेक किया है, विद द सेम अमाउंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी होगा, बट वो उल्टा होगा। सपोज करंट ईयर में आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया है तो करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉरेस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अब हमें ठीक करना है तो क्या करोगे? हाउ विल यू रेक्टिफाई? करंट ईयर के प्रॉफिट को कम कर देगा और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ठीक है, उल्टा चलता है ये रिलेशन। So closing stock has a direct relation with the profit and opening stock has a indirect relation, inverse relation है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट कम है। ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट कम आ रहा है, एंड ओपनिंग स्टॉक कम है इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ये दिमाग में रखना था अपने को। ठीक है, एक पॉइंट ये मिलता है। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। एग्जांपल कि आपने कोई नॉर्मल रिपेयर्स करवाया था, ठीक है, रिपेयर्स ऑफ ₹50,000। रिपेयर्स इज ए नॉर्मल एक्सपेंस फॉर द फर्म, वो पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए था मेरा, तो यानी मेरा प्रॉफिट 50,000 से कम होना चाहिए। बट बाय मिस्टेक व्हाट यू डिड, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर्स अकाउंट, तुम लोगों ने क्या किया? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। मीन्स यू ट्रीटेड अ नॉर्मल एक्सपेंस एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको तुम लोगों ने एसेट मान लिया। एसेट मानते ही क्या हुआ? आपके बुक्स का एसेट बढ़ गया, उस एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो आपने क्लेम किया। बट 50,000 का एसेट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन तो उसका कुछ एक पार्ट होगा ना, तो अननेसेसरी आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? इन्फ्लेटेड दिख रहा है ना।
उसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेगा? डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देगा, डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव क्लेम डेप्रिसिएशन, एंड प्रॉफिट्स को जो 50,000 का रिपेयर्स है उसको माइनस करना पड़ेगा। ये एक मेजर ट्रीटमेंट आपको मिलता है कैपिटल हाँ एसेट, क्योंकि आपको कभी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगा अभी इस पॉइंट में, तो एसेट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं, अपने को तो जस्ट क्या करना है, प्रॉफिट को ठीक करना है। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट में ये जो मेजर ट्रांजेक्शन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, एक एक क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो ये एकदम प्रॉपर्ली ध्यान में रखना था। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हमने नोट्स लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट कम होगा, एंड उसका इनवर्स रिलेशन है मेरा ओपनिंग स्टॉक के साथ में। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने कैपिटल ट्रीट किया। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन डिस्कस करना है इसके ऊपर, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएगा। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का बेसिक क्वेश्चन करेगा, एंड देन एडजस्टमेंट के साथ वाला क्वेश्चन करेगा। हाँ करना जरूरी है क्या? नहीं, मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज आप सिर्फ फिगर्स को प्लस माइनस नहीं करोगे, लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एकदम बेसिक। पहले क्या करेगा, एकदम एक बेसिक क्वेश्चन करेगा फ्रॉम द टीएस गरेवाल फॉर आईसीएससी वाला जो बुक है तुम लोग का आईएससी वाला, उधर से अपन क्वेश्चन करता है। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ये 3 years परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3। इसका इंटरप्रिटेशन क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया हुआ है, क्यों दिया है? कंपनी का वैल्यू 10 करोड़ है, हम लोग 15 करोड़ में खरीदा तो 5 करोड़ हम लोग गुडविल है। हाँ, तो जितना साल में वो हम लोग वापस रिकवर कर लेगा बिजनेस से। यस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेसिकली वही है, जितना आप एक्स्ट्रा वैल्यू आज पे कर रहे हो उतना साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर उतना पैसा आप उतने नंबर ऑफ ईयर्स में रिकवर कर लोगे, कमा लेगा हम लोग वापस धंधे में, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे अपने को गुडविल निकालना है भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मेथड पे आपसे क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यदि गुडविल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे बोला है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको बताना पड़ेगा गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। यस, एवरेज प्रॉफिट इनटू, हाँ बाद में भी लिख सकता है चलेगा, बट आपको लिख के आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस मत करके आना, बिकॉज देर इज ए चांसेस कि आपका मार्क्स कट जाए। हाँ एवरेज प्रॉफिट यहीं पे कैलकुलेट कर, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग आराम से। इफ क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। अब देखो आपको बोला है पिछले 5 साल का प्रॉफिट्स लेना है, तो हमारे पास में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 years के, 2019, 20, 21, 22 एंड 23। तो अपन क्या करेगा, इन सबको प्लस करेगा, एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय 5। तो पहले से 2023 का 8 लाख, देन 15 लाख, यस लॉसेस माइनस होंगे, प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख बिकॉज लॉस था, प्लस 13 लाख डिवाइडेड बाय 5। जितना नंबर ऑफ इयर्स बोलेगा उतना से डिवाइड कर देना, मतलब क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, 3 इयर्स का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, टू कैलकुलेट द एवरेज। इसको सॉल्व करके एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 3, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट इज 10 लाख, नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 3, सो गुडविल ऑफ द फर्म इज 30 लाख।
आप लोग जस्ट पहले क्या कर रहे हो, गुडविल कैलकुलेट करना सीख रहे हो। इस गुडविल का कैसे, कब, किस मोमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, दैट विल बी द सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जब आप गुडविल खत्म करोगे ना, आप इस पोजीशन में होंगे कि पार्टनरशिप के आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उन सब में जहां जहां कैसे गुडविल का एडजस्टमेंट करना आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो विद दिस चैप्टर आई विल कवर द एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन से लेके एडजस्टमेंट तक, ताकि आपको कभी पूरा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं होगा कि गुडविल को करते कैसे, निकालना सीख जाएगा, देन सारा एडजस्टमेंट इसी चैप्टर में सीखेगा अपन। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग सर्टेन एडजस्टमेंट के साथ वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर किया है आपका। वो मिटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, Naman and Aman are partners sharing profits in the ratio 3:2. They decided to admit Raman as a partner from 1st of April on the following terms. Raman will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. यानी क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, पिछला 3 साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स को एवरेज करना। नॉर्मल प्रॉफिट्स, वर्ड नॉर्मल क्यों यूज किया, बिकॉज वी इग्नोर एबनॉर्मल इनकम्स एंड लॉसेस, इसीलिए वर्ड यूज किया नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, पिछला 3 साल का एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 2। आप लोग का दिमाग में भी एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन कब हो रहा है पता है, जब एक नया पार्टनर एडमिट आ रहा है। तो इसका भी लॉजिक है, गुडविल जब नया पार्टनर आ रहा है ना तब कैलकुलेट हो रहा है, इसका अपना एक लॉजिक है कि क्यों कैलकुलेट करते हैं। जब एक बार कैलकुलेशन करना सीख जाएगा ना, फिर अपन इस लॉजिक को पकड़ेगा कि क्यों गुडविल कैलकुलेट करना सीखा हम लोग। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यों करना है डिस्ट्रीब्यूट, ताकि नया से वापस कर दो, मतलब वरना बाकी दोनों पार्टनर के साथ अनफेयर होगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 पार्टनर धंधा कर रहे थे, उन्होंने एक सर्टेन बिजनेस को एक लेवल पे लेके गए। सपोज तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक एकदम स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करते हो, फिर एक सेटअप करते हो, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल बन चुका है। अचानक से नया दोस्त आया, बोला हम तुम्हारा बिजनेस में पार्टनर बन जाता है। तो वो प्रिविलेज, जैसा प्रिविलेज तुम लोग को आज मिल रहा है, क्या उसको मिलना चाहिए क्या, क्योंकि उसने उतना इक्विवेलेंट मेहनत भी नहीं किया, तो उसको नहीं मिलना चाहिए ना। तो तुम लोग क्या बोलोगे, स्क्रैच से लेके अभी तक हमने इस बिजनेस को इस हाइट तक लेके आया है, तो ये जो हाइट तक लाने में बहुत मेहनत लगा है, आज हमने एक वैल्यू क्रिएट किया इस फर्म का। तुम एक काम करो, अलग से इस फर्म की जो वैल्यू है ना, अपने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से अलग से हम लोग को पे करो, तब जाके मैं तुम्हें अपने बराबर खड़ा रखूंगा। अदरवाइज कभी भी पार्टनरशिप इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए आपका गुडविल वैल्यूएशन होता है। बहुत सारे सिनेरियोज होंगे, कब कब कैलकुलेट करना डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एडमिशन के टाइम हो रहा है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल निकालना है, कैसे निकालना है, गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इस मेथड से निकालना है। लेकिन पहले हम लोगों को नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल एवरेज का मतलब पहले नॉर्मल प्रॉफिट, देन उसका हम लोग एवरेज करेगा। फर्म के अंदर में देखो 3 साल का, क्वेश्चन में 3 साल का एवरेज करने बोला था, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, एग्जाम के अंदर आपको वो लिखना पड़ेगा कि कैसे आपने एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा मेरा, डायरेक्टली इसमें निकाल दिया, बस इक्वल 30,000 प्लस 40,000, बस ये लिख दिया। हाँ बट उसका फिर वो क्यों मार्क्स है, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो चलेगा, 3 मार्क का तो वो सर्टेन प्रेजेंटेशन मांगेगा ना, कि तुमने क्या लिखा, क्यों प्लस किया, क्या माइनस किया। तो वो थ्योरी तो लिख नहीं सकता, हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ ही दिखा देगा। प्रॉफिट के नीचे लिख रहा, यस, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 3 साल का डेटा आपके पास क्वेश्चन में है, 2021, 2022, 2023। क्लियर है ये चीज, प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना है, 1,10,000।
2021 में आपका प्रॉफिट हुआ 1,10,000, 22 में लॉसेस है 80,000 का, एंड 23 में प्रॉफिट है 30,000. बट इन एवरी ईयर में सर्टेन कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है जो ब्रैकेट में लिख रखा है. जैसे 2021 में जो आपने 1,10,000 रुपए कमाया ना, दिस इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ एसेट. यानी एसेट को बेच के कमाया 30,000. इट्स एन एबनॉर्मल इनकम, इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग साइकिल में तो नहीं होता ना, कभी कभी होता है. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस एबनॉर्मल गेन्स, यदि कुछ भी है वो माइनस कर देगा. यहाँ पे 2021 में एबनॉर्मल गेन कितना है, 30 हट जाएगा. हाँ, एबनॉर्मल गेन्स माइनस होगा और एबनॉर्मल लॉसेस एड बैक होंगे. और क्या 2022 एंड 23 में आपका कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ है क्या? बट कुछ तो ब्रैकेट में लिखा है, आपके एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं. तो एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, एड बैक करते हैं. जैसे कि 2020 में 22 में आपने एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया 1,10,000. वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऐसा होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयर खुद प्री मैच्योर्ड, मतलब आपका रिटायरमेंट एज से पहले आपको निकाल दे, उस टाइम आपको कुछ कंपनसेट करना पड़ता है. बिकॉज इफ सडनली आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिए जाते हो, कल तो आपको जॉब नहीं मिलेगा ना. सर्टेन नंबर ऑफ डेज या मंथ आपको लग सकता है जॉब फाइंड आउट करने में. हाँ, ये लॉ के अंदर में है कि आप ऐसे किसी को, वैसे तो इसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का नाम बोलते हैं. वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब है, सपोज एक गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहा है, उसका एज है 55 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट सपोज, ठीक है, एंड वो बोलता है कि हम 50 साल का एज में रिटायर्ड होना चाहता है. दैट इज वॉलेंटरी रिटायरमेंट. वो 50 साल का एज में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो चाहता तो 5 साल और काम कर सकता, चाहे उसका एफिशिएंसी वो नहीं होता, बट 5 साल तक उसको सैलरी मिलता ना गवर्नमेंट से, अच्छा पैसा बनाता वो. इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब वॉलेंटरीली रिटायर्ड होता है बिफोर द रिटायरमेंट एज, तो अब उसको पीछे उसका लाइफ चलने के लिए पैसा तो चाहिएगा ना. तब गवर्नमेंट क्या करता है, जितना नंबर ऑफ इयर्स का सर्विस वो और कर सकता था उसके इक्विवेलेंट, मतलब कुछ सर्टेन कैलकुलेशन से एक अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन. नहीं, 25 साल का पैसा नहीं मिलता, एक सर्टेन कैलकुलेशंस के हिसाब से मिलता है. ठीक है, सर्टेन कैलकुलेशंस के हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाता है. बिकॉज अब तो वो बंदा कहीं काम नहीं करेगा. क्या चीज, यदि पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने ऐसा कोई, हाँ, ऐसा क्लॉज डाल दिया कि कोई भी पार्टनर या कोई एम्प्लॉय यदि वॉलेंटरी रिटायर्ड हो गया तो हम लोग इस हिसाब से उसको कंपनसेट करेगा. हाँ, मेंशन होना पड़ेगा डीड के अंदर. तो वो मेरा क्या है, एक एबनॉर्मल खर्चा है, हर साल तो नहीं देना पड़ता है ना, कभी कभार आपको ऐसा पेमेंट करना पड़ता है. सो इट इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस. इसलिए हम लोग क्या करेगा, एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक करेगा. नॉर्मल लॉसेस या नॉर्मल एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो गया रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नॉर्मल है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में होते हैं. वो यदि होगा तो हम लोग कंसिडर करेगा, इफ हमने इग्नोर किया होगा ना. देखो, हमने जब ये ऊपर लिखा था तो ये किया था ना, एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड अर्लियर, तो अभी हम लोग कंसिडर करेगा. लेकिन ये इफ एबनॉर्मल है तो उसको पूरा इग्नोर करना है. एक एग्जांपल था ना, अपने पास एक दोस्त था, फिर वो पार्टी में कुछ उल्टा पुल्टा कर लेता लेकिन बहुत सिंसियर और ओबीडियंट है, तो उस एक एक्ट की वजह से हम लोग उसके कैरेक्टर्स एसोसिएशन नहीं करेगा. वो खराब नहीं है, अच्छा ही है, वो गलती से हो गया, बहक गया, या फिर कोई एक टॉपर है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो हर बार टॉप करता है, बट ड्यू टू सर्टेन हेल्थ इशू कोई एक यूनिट टेस्ट में उसका मार्क्स अच्छा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल के टीचर्स ये बोलने लगेंगे कि इस साल ये फेल करेगा. उनके नजर में क्या रहेगा, ये तो टॉपर, ये टॉप कर लेगा, कवर अप कर लेगा. क्यों? क्योंकि वो एक एबनॉर्मल एक्ट उसके पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को डिसाइड नहीं करेगा. सिमिलरली बिजनेस का एबनॉर्मल एक्टिविटी हमारे गुडविल को डिसाइड नहीं करता. इट इज जस्ट ए वंस इन ए ब्लू मून होने वाला ट्रांजेक्शन है, वो हो गया.
तो यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मल लॉसेस हुआ है क्या, एक तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया था हम लोगों ने 1,10,000 इन द ईयर 2022, तो वो वापस हमें ऐड करना चाहिए, बिकॉज इसको तो आपने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, बट दिस इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिस इज नॉट योर नॉर्मल एक्सपेंस, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वापस एड बैक कर रहे हैं। एंड इन द ईयर 2023 आपको लॉस हुआ था बाय फायर, तो लॉस बाय फायर इज ऑल्सो एन एबनॉर्मल आइटम, तो वो भी क्या हो जाएगा, वापस एड बैक हो जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस, ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम लोग बोलता है नॉर्मल प्रॉफिट। 80,000, 30,000 एंड 70,000। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, therefore average profit is equals to 80, 30, 70 divided by 3। चलो फटाफट बताओ मेरे को, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 3 60,000, तो गुडविल कितना हो जाएगा, 60,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो कितना है 2, तो 1,20,000। क्लियर, ठीक है, ये एकदम ये कर लिया था तुम, एंड ऑफ डाउट, वैभव कोई डाउट, नो डाउट, एकदम सिंपल था। हमेशा ऑलवेज जब भी आपके पास एडजस्टमेंट्स होगा, पहले आप प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे, देन विद द एडजस्टेड प्रॉफिट आप लोग क्या करोगे, गुडविल कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन दिखता है इसी कंसेप्ट के ऊपर में, सी क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया ना सबका, 7, क्वेश्चन नंबर 7, Sumit purchased Amit's business on 1st of April 2023। सुमित ने अमित का धंधा खरीद लिया, ओके। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years मतलब दिस इज माय नंबर ऑफ इयर्स परचेज of average normal profit of last 4 years। the profit for the past 4 years हम लोग को क्वेश्चन ने दे रखा है। following information was taken from the books of accounts। stock theft of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2020। यानी 2020 वाला जो प्रॉफिट निकला है उसमें हम लोगों ने एक एबनॉर्मल लॉस कंसीडर कर रखा है 20,000, तो ये क्या हो जाएगा, वापस एड बैक हो जाएगा। A fixed assets was sold on 1st of April and gain of rupees 25,000 was credited to P&L account। एबनॉर्मल गेन है ये, क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, कौन सा साल का प्रॉफिट से, 2021 से, यानी 31 मार्च 2021 से। हाँ, तो 1 अप्रैल 2020 है, तो ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 21, तो 31 मार्च 21 का प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देगा, एबनॉर्मल गेन है ये। नंबर 3, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 asset of the firm were not insured due to oversight। insurance premium not paid was rupees 15,000। बताओ क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ द फर्म, इट इज एन नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ द फर्म। हर एक बिजनेस अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवाता है, सो इट्स ए नॉर्मल एक्सपेंस फॉर द फर्म, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए था, बट वी डिडंट कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो अभी क्या करेगा, उस ईयर का प्रॉफिट में से, यस दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हम लोग इसको क्या करेगा, माइनस करेगा, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग को कंसिडर करना होता है, जो स्किप कर दिया था हम लोगों ने। सो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2020। हाँ 2021 से, हाँ करेक्ट। तो देखो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम भी, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने से भी हो जाएगा, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉट कंसीडर्ड। नहीं, तो हमारे पास 4 साल का डेटा है। एक है 31 मार्च 2020, एक है 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, राइट। प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन 80,000 आपका प्रॉफिट, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख। आप लोग का निकल गया होगा क्या आंसर? क्या करना है हम लोग को पॉइंट नंबर 1 में? प्लस एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू थेफ्ट। नहीं, जरूरी नहीं है। उसके बाद में एबनॉर्मल गेन्स क्या करना है? माइनस एबनॉर्मल गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। जिस ईयर में हुआ 2021 में हुआ है, तो उस ईयर का प्रॉफिट से अपन क्या करेगा? माइनस कर देगा। आ गया नमन आंसर 282 500 माइनस। यस, इंश्योरेंस इज ए नॉर्मल एक्सपेंस जो आपको माइनस करना चाहिए था पीएनएल से, आप बट आपने किया नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉट कंसीडर्ड, तो जिस ईयर में हमने कंसीडर नहीं किया उस ईयर का प्रॉफिट में से अभी अपन माइनस कर देगा, तो वी विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। कितना कितना आ रहा है ना? 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000, 2 लाख। तो अभी अपन का हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकालना है। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख प्लस 120 प्लस 145 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कितना था क्वेश्चन में? 2। तो एवरेज कितना आया था नमन? 1412। समझ में आया? अप्रोच समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है? एंड मेन थिंग इज प्रेजेंटेशन। देखो कैलकुलेशन हर स्टूडेंट हर बच्चा सीख के जाएगा, आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली एग्जाम में करके आना है। ऐसा कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है अकाउंट्स में कि इस बोर्ड में ऐसा होता है इस बोर्ड में ऐसा होता है। सब जगह अकाउंट्स एक जैसा ही है, चाहे कैसा भी बोर्ड हो, बट आपका जो सॉल्यूशन है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चेकर को है ना प्रॉब्लम दुख तकलीफ बीड़ा नहीं होना चाहिए, क्या किया है कहां से लिख दिया कैसे कर दिया। क्रिस्टल क्लियर, जितना कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपका सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। इवन आपकी सिली मिस्टेक भी इग्नोर कर दी जाएगी। लेकिन यदि आपका सॉल्यूशन ऐसा क्लमजीनेस है, समझ में नहीं आ रहा है फिगर्स कहां से लिखा, क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया, तो फिर चेकर क्या करेगा? ड्रिल डाउन करने की कोशिश करेगा तुम्हारा पेपर को, कि जानबूझ के कहीं इधर उधर से टापा होगा। वो बहुत फोकस से चेक करेगा और आपकी हर एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक में मार्क्स काटने का मन करेगा उसका। तो कोशिश करना कि प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। आप लोग का सबका स्पीड अच्छा है, सब कुछ सही है, प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। कैल्सी मिलता है, इससे ज्यादा तो और क्या चाहिए। तो स्पीड में वैसा लोचा नहीं आएगा। बस आप लोग को क्वेश्चन, आपका क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होता है ना वो बहुत अच्छा होता है।
उसको बहुत अच्छे से रीड करना, सिली मिस्टेक मत करना। क्लियर है ये वाला? वैभव, रौनक, नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना लैंग्वेज को। सबको आ गया नंबर 8 पे? Parul and Rahul are partners in a firm. They admit Param into partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. यानी पिछला 5 साल के प्रॉफिट को आपको एवरेज करना है और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, तो यू विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, एंड सर्टेन एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले इफ एडजस्टमेंट है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट, और आई कैन से नॉर्मल प्रॉफिट। कभी भी एग्जाम में कोई भी आप वर्किंग करो, किसी भी लेवल के पेपर में, जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका हेडिंग होना चाहिए, तभी चेकर को पता चलेगा कि आपने क्यों ये किया है। अपने पास में 5 years दिया हुआ है, एक है 31 मार्च 19, एक है 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 22 and 23. Profits as per question 2019 में तो लॉस था तो माइनस में लिखेंगे, देन 2020 में प्रॉफिट, 21 में आपका प्रॉफिट, 22 में प्रॉफिट, 23 में प्रॉफिट। इतना किया, सब बराबर साथ में। अब देखो नंबर 1 पॉइंट क्या बोल रहा है, द फर्म हैड गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2020। ये तो एबनॉर्मल गेन हुआ ना, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज एन एबनॉर्मल गेन। द गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाज क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो हमने क्या किया, 2020 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें 50,000 का एक ऐसा गेन है जो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट है, तो हम लोग को वो हटा देना चाहिए बिकॉज दैट इज एन एबनॉर्मल गेन। माइनस एबनॉर्मल गेन किसका, कि इस गेन को हमने पीएनएल का क्रेडिट में दिखा दिया, मतलब प्रॉफिट में कंसीडर कर लिया हमने। बस स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि 2020 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर में तुम्हारा एक गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी एडेड है, तो अपने को वो हटाना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 50,000 माइनस कर देंगे, देन नेक्स्ट पॉइंट, there was an abnormal loss of 20,000 incurred in the year 31st March 21 because of a machine becoming obsolete in accident। कोई मशीन का हमारा एक्सीडेंट हो गया होगा, वो पूरा एकदम भंगार के भाव में, अब उसका कोई काम नहीं है, तो ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या करना पड़ेगा, एड बैक एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू obsolete in due to machine being obsolete। 2021 में था, उसको 20,000 क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे अपन। लास्ट वाला पॉइंट अच्छे से समझना हमारे, हैंग हो गया तो का फोन भी हैंग होता है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सही है, यहां तक तो आपको अभी तक क्लियर है क्योंकि सारा क्वेश्चंस में कर रहे हो आप लोग, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। अब ये पॉइंट अच्छे से समझना, ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी purchased on 1st of July 2021 of ₹1 lakh
was debited to repairs account. इसका मतलब पहले तो मुझे बताओ ओवरहोलिंग कॉस्ट होता क्या है? नहीं, कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदो यस, जब आप कोई भी सेकंड हैंड सामान खरीदते हो और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग ओवरहोलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड सच एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि सपोज आपने क्या किया, एक सेकंड हैंड कार खरीदा 80,000 में, ठीक है, सेकंड हैंड कार खरीदा 80,000 और उस पे एक्स्ट्रा 50,000 का खर्चा किया ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। नाउ दैट 50,000 कैन नॉट बी टर्म्ड एज रिपेयर, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या होना चाहिए, कार की कॉस्ट में ही ऐड होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा जिसपे आपने 1,00,000 रुपए का खर्चा किया है, लेकिन आपने उस खर्चे को मशीन अकाउंट में डेबिट करने की जगह आपने उसको रिपेयर्स मान लिया, मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिया। इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला गलती आपने क्या किया, इसको एक्सपेंस माना। एक्सपेंस मानने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो पहले उल्टा करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा ईयर में, 1 जुलाई 2021, कौन सा ईयर में आएगा, 21-22 के अंदर में आएगा, ये ध्यान रखना। ये 1 जुलाई 21 सुन के इधर मत डाल देना। 1,00,000 आएगा। यस, पूरा का पूरा 1,00,000 अपन क्या करेगा, एड बैक कर देगा। 15,000 अब देखो 1,00,000 एड बैक करने का मतलब है आपने उस एक्सपेंस को मशीन मान लिया, प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक कर लिया, लेकिन जब वो मशीन है तो डेप्रिशिएट भी तो होगा, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। माइनस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,00,000 पे 20%, 1,00,000 का 20%, लेकिन आपने ये एक्सपेंस कब किया था, जुलाई, तो कितना मंथ्स का आएगा, ओनली 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा इन द ईयर 2021-22। समझ में आया? सुनो, ये तो निकाला। अब नेक्स्ट मिस्टेक क्या करता है बच्चा, उसने सोचा कि 2021-22 को ठीक करना है, कर दिया, वो ये भूल जाता है इफ 2022 में तुमने एक एसेट को कंसिडर किया है तो 2023 में भी तो वो एसेट होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। इफ 21-22 में तुमने उसको एसेट नहीं माना था, मतलब 22-23 में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, बट अभी हम लोग 21-22 में उसको एसेट मान रहे हैं, उस ईयर तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर भी तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा। यस, सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम का भी एंट्री होगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यस, कितना होगा, इट्स अ WDV मेथड। क्वेश्चन में देखो WDV मेथड बोला है, तो WDV मेथड के अकॉर्डिंग 2023 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, कॉस्ट था 1,00,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सब कुछ ना कुछ भटक रहा है, अपना कंप्यूटर को बचाओ। 1,00,000 was the value of the asset, 15,000 was the depreciation for year 2022, वो माइनस करेगा तो आएगा WDV, that is 85,000। इस 85,000 का 20% will be the depreciation for next financial year। समझ में आया? एग्जाम में मेथड्स वगैरह अच्छे से रीड कर लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 20% रीड किया और आपने सीधा 1,00,000 पे कैलकुलेट कर दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं था, WDV मेथड है। और WDV मेथड में अंदर क्या होता है कि एसेट की कॉस्ट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यू बचता है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? नमन तुम यहीं पे मिस्टेक कर रहा था ना? हाँ, ध्यान रखने का। रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस में माइनस हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस में माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर,
तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, हाँ माइनस होगा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन जितना डेप्रिसिएशन क्लेम किया वो एड बैक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया और एक्सपेंस जो माना था उसको एड बैक किया ना, और यही उल्टा हो जाएगा जब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लोगे। क्लियर है? क्या चीज? हाँ राइट, तो वो एक्सपेंस नहीं मतलब माइनस हो गया, पर एस्टिमेट हाँ राइट राइट राइट। ऐड किया। तो ये समझ में आया? क्लियर है ना दिमाग में? देखो ये सिली मिस्टेक्स होता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि आप लोग से मिस्टेक हुआ है, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होना ही है इस टाइप का पॉइंट में। लेकिन ये ध्यान में रखने का, इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में आपने एसेट कंसीडर किया है तो वो एसेट नेक्स्ट ईयर भी तो होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन अपने को नेक्स्ट ईयर भी कैलकुलेट करना है। ये जो सिली मिस्टेक आज आपने किया है बुक में मार्क करके रखो कि हाँ हम इस पॉइंट में गलती किया था, ताकि आप रिवीजन जब करो ना तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से देखो। अब मेरे को आप लोग बताओ, व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट एवरी ईयर? कितना? इधर तो 90,000 लॉस ही है, देन 1,10,000, 1,70,000, 1,50,000 एंड 1,60,000। तो गुडविल के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट हो गया 90,000 माइनस में है 1,10,000, 1,70,000, 150, 160 डिवाइडेड बाय 5, कितना नमन? 1 लाख। तो गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितना था? तो 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आया ये? इन दिस वे वी कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस यहाँ पे आपका एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट वाला नहीं है, ठीक है? वो पॉइंट भी डाल दे तो कहानी सब कुछ बढ़िया हो जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में एक क्वेश्चन और करता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट भी कवर्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। अब ध्यान रखना, सिली मिस्टेक मत करना। By doing that question, we will cover the entire concept related to average profit method. ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 9, सोनू एंड सुमित। रीड करते हैं साथ में। सोनू एंड सुमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट साहिल एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued on the basis of 3 years purchase. मतलब number of years purchase कितना है मेरा? 3 of last 4 years average profit. तो यानी पिछला 4 सालों के प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना है? एवरेज करना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 4 years बोले तो 2020, 2021, 2022, 2023। अब सुनो मेरी बात, पहला ही मिस्टेक क्वेश्चन का स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, जो आप करना शुरू कर दोगे आगे चल के। आपको समझना पड़ेगा, 2 तरीके से ईयर को लिखा जाता है। एक तरीका होता है ये जो क्वेश्चन में दिया है, एक तरीका ऐसा भी होता है ईयर को लिखने का, 2021, 21, 22, 22, 23, इस तरीके से, राइट? ये जो है इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। जब आपको ईयर ऐसे दिया हुआ रहेगा, दिस मीन्स इट इज अ कैलेंडर ईयर। यहां दिख दिया, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पे लिखेगा नहीं,
और हम फिर डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर देंगे। हाँ यस, जब आपके पास नहीं लिखा हुआ रहेगा फॉर द ईयर एंडेड क्या मानना है, हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से यदि ईयर दिया है इट मींस दिस इज अ कैलेंडर ईयर। अभी 31 मार्च। हाँ अभी तो क्वेश्चन में लिख दिया कि 31 मार्च है, बट नॉर्मल और भी बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आपको घुमा के मिलेंगे जहां पे क्या होगा कि ईयर ऐसे देगा और कुछ बोलेगा नहीं, तो आपको मानना क्या है कैलेंडर ईयर है। लेकिन यदि ईयर इस तरीके से दिया हुआ है इट मींस इट इज अ फाइनेंशियल ईयर, या फिर क्वेश्चन खुद लिख देगा 31 मार्च दिस, 31 मार्च दिस, 31 मार्च दिस, जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में था। क्लियर है? क्योंकि दिस थिंग्स पूरा सिनेरियो बदल देता है, और ये सिनेरियो एक ही जगह बदलता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में, पूरा गड़बड़ी हो जाएगा आंसर में, ये ध्यान रखना। हाँ हम लोग इसको कैलेंडर ईयर मानता, WDV। अब प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन, प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना है, 7 लाख है 2020, लेकिन देखो ब्रैकेट में क्या लिखा, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एबनॉर्मल गेन हटा देगा, फिर बोलता है 2021 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करना है, एड बैक 69,950। समझ में आया? 2022 का प्रॉफिट है 6,10,000 और इधर है 4,50,000। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल ऑन 1st of October 2020। क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2020 को द फर्म हैड परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर 3 लाख एंड इट वाज डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंस। खरीदा कंप्यूटर और आपने इसको एक्सपेंस मान लिया, कहना इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको वापस एड बैक करना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expense। तो जिस ईयर गलती हुआ है, कौन सा ईयर में, 1 अक्टूबर 2020, कौन सा ईयर, 2021। 1 अक्टूबर 20 का मतलब ये ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 21 को। आया समझ में? तो उस ईयर में हम लोग को क्या करना है, वापस एड बैक कर देना, कितना, 3 लाख। तो ये तो ठीक कर लिया, लेकिन आपने एक्सपेंस रिवर्स कर दिया। नाउ दिस 3 लाख इज एन एसेट फॉर यू इन द ईयर 2021। तो हम लोग को डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। एक बात बताओ, जिस ईयर में खरीदा उस ईयर तो सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा ना, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, एंड देन उसके नेक्स्ट ईयर्स क्या होगा, पूरा कंप्लीट ईयर का। तो 3 लाख का वैल्यू है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, 30,000, मतलब पहला साल डेप्रिसिएशन होगा 15,000, बट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी WDV मेथड। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 3 लाख माइनस 15,000 285, उसका 10% 28,500, एंड द नेक्स्ट ईयर क्या होगा, दैट 28,500 माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगा 256,500। समझ में आ रहा है क्या ये? उस 256,500 का 10% 25,650। किसी को नहीं समझ में आया कैसे निकाला, पूछ सकता है। पॉइंट समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट करता है तो क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में से तो बढ़ जाता है। हाँ तो पॉइंट नंबर 1 इज डन।
अब देखो क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 एंड 22 वेर ओवर वैल्यूड बाय 30 एंड 20। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। जिस ईयर में बढ़ा हुआ है उस ईयर का प्रॉफिट कम कर दो, 2021 का क्या करो, 30,000 माइनस, एंड 2022 में से 20,000 माइनस। अब देखो मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक का डुअल इंपैक्ट होता है। 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका इंपैक्ट 2022 में गया होगा ना, तो हम लोग क्या करेगा, 22 में इसको ऐड करेगा, और 2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट है उसका 23 में गया है, तो 20,000 ऐड बैक कर देगा। नहीं समझ में आया? देखो 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, तो कहने से 2022 का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा था, तो 2022 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, तो मतलब उस ईयर का मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो प्रॉफिट बढ़ा देगा हम लोग। आया समझ में ट्रीटमेंट? वर्बली पढ़ते हैं और विद प्रैक्टिकली करते हैं, बहुत डिफरेंस है। प्रैक्टिकलिटी समझ में आया? दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिंपली ऐसे करने से भी, कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा और उसी को ठीक करके दिखा दिया कि क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट जा रहा है तुम्हारा। और लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। एक्चुअली प्रैक्टिकली ओपनिंग स्टॉक कोई ओवर वैल्यूड क्या है, पिछला साल का मिस्टेक बस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लास्ट पॉइंट, to cover the operating cost, an annual charge of 45,000 should be made for the purpose of goodwill valuation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर साल 45,000 का एक्सपेंस आपको क्लेम करना है, माइनस करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट एवरी ईयर। अब दो चीज है, सुनो, या तो आप क्या करो, एवरेज निकाल लो और एक ही बार माइनस कर दो, या फिर एवरी ईयर माइनस कर दो, इम्पैक्ट इज सेम। तो अपन जब इतना बनाया ही है तो एक ही बार में कर देते। यस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45,000 45,000 45,000 45,000। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या आया? आंसर नहीं आएगा नमन तुम्हारा? 37.5। तो 50, 69,950, 3 लाख माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 48,000, 529,950, 6,10,000 माइनस 28,500 माइनस 20 प्लस 30 माइनस 45,000, 546, 500, 450 minus 25, 650 plus 20 minus 45,000, 399, 350। तो अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 399, 350, 546, 500, 529, 950, 6,05,000, 208,0800 divided by 4, 5,20,000। यही आना चाहिए।
गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल कितना इयर्स ऑफ परचेज था? 3 साल का। $15,60,600, ये ठीक है ना मैम? हाँ सर। समझ में आया आप लोग का ये सब ट्रीटमेंट? यही सारा ट्रीटमेंट गुडविल एडजस्टमेंट का बस रहता है। जब अपन वेटेड एवरेज वाला भी करेगा ना तो यही है ट्रीटमेंट, बस उसमें वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट सेशन जब अपन करेगा या नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेगा, वेटेड एवरेज कवर कर लेगा एंड देन सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, वो सारा एक दिन में भी हो सकता है। तो ऐसे करके पूरा चैप्टर को स्मूथली कवर करेगा। बट ये ध्यान रखना, हम इसी चैप्टर में तुम लोग को पूरा पार्टनरशिप में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो सिखाएगा। तो पहले सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन सीख रहे हैं एंड देन गुडविल का सारा एडजस्टमेंट। हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में फिर वो सब समझ करेगा। फिर वो इजीली होगा, फिर बड़ा क्वेश्चन कर पाएगा डायरेक्ट। क्योंकि अभी क्या होगा, आप एक गुडविल के ऑरा में तो वो कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे। ब्रेक करके थोड़ा बीच में जंबल टप करोगे ना तो वो टूट जाएगा अपना रिदम। क्लियर है? होमवर्क मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, वेलकम।